हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार यूट्यूब चैनल टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th साइंस अध्याय 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। माँ शारदे को नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप नोटबुक पेन लेकर के बैठें, साथ ही नोट्स बनाएं। धातु। धातु क्या होते हैं? धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आदि। उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि कई हैं ऐसे, सोना, उनमें उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें क्या धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर, कॉपर, इनमें ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन अपवाद है लेड, मरकरी, ये भी धातु है, लेकिन ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन अपवाद इसका गैलियम, सीजियम। गैलियम सीजियम जो धातु है उसका गलनांक निम्न होता है। धातु एवं अधातु देखो, इसमें समझो। ये पहले नंबर पदार्थ कितने भागों में बटे हुए हैं? पदार्थ के गुणों के आधार पर, पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थों को भौतिक गुणों के आधार पर विभाजित करा है हमने। देखो, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्था होती है पदार्थ की। रासायनिक गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आ जाते हैं आपके। तत्व 100, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने? अब तक 118, लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118, जिसमें 92 प्राकृतिक हैं और 26 संश्लेषित, यानी जो मानव द्वारा खोजों के, विभिन्न खोजों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, मानव द्वारा जो हमने खोजे हैं। 118 में 91 धातु, 22 अधातु और 5 उपधातु। कहीं कहीं ये अधातु आपको 20 मिलेंगे तो उपधातु वहाँ 7 हो जाएंगे। इसमें कुछ अपवादें हैं। ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी, इनमें धात्विक चमक होती है। कैसे? शुद्ध धातुओं की सतह चमकीली होती है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकीली होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने में पीले रंग, सोने का पीले रंग देखा होगा आपने। तांबे में लाल भूरे रंग की चमक होती है। एल्यूमिनियम में सफ़ेद रंग की चमक होती है। इसके अपवाद हैं। अपवाद है मरकरी, पारा। ये ठोस के आधार पर है मरकरी, पारा। ये मरकरी, पारा जो है
यह रूम टेम्परेचर पे भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मरकरी को छोड़ करके अन्य सभी जो धातुएं हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कठोरता के आधार पर देखो, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। कॉपर, तांबा, आयरन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, अन्य, जबकि सोडियम, पोटेशियम ये कैसी हैं? मृदु धातु, यानी ये मुलायम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। नंबर 3 देखो भौतिक गुणों में, आघात वर्धनता या तन्यता। धातुओं में आघात वर्धनता या तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे आघात वर्धनता, इन्हें जो धातु हथौड़े द्वारा पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें आघात वर्धता का गुण कहते हैं, आघात वर्धता कहलाती हैं। इस गुण को आघात वर्धता कहते हैं। सोना चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। सोना चांदी, इन्हें पीट कर बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है। तन्यता, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं। वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं, उन्हें वे धातु तन्य कहलाती हैं। कैसी धातु कहलाती हैं? तन्य कहलाती हैं। वे धातु तन्य कहलाती हैं तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। सोना चांदी सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं। नेक्स्ट, ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता। ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे चांदी ऊष्मा की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ऊष्मा की सुचालक अन्य धातुओं के उदाहरण, ऊष्मा की सुचालक अन्य धातुओं के उदाहरण हैं कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं। सिल्वर, कॉपर आदि विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं, नंबर 5, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती हैं, उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे स्कूलों में देखा होगा अपने घंटे को, घंटा टंगा रहता है, इसे हम हथौड़े की सहायता से बजाते हैं तो ये इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम ध्वनि को सोनोरस कहते हैं। लोहा, तांबा आदि। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का जो गलनांक है वह अधिक होता है। नोट, टंगस्टन धातु एक गलनांक, टंगस्टन धातु का गलनांक सर्वाधिक, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक, जबकि गैलियम व सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। टंगस्टन का तंतु कहाँ लगा रहता है? आपने विद्युत बल्बों में लगा देखा होगा।
विद्युत बल्बों में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। तथा सीजियम व गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। नंबर 7 फिजिकल प्रॉपर्टी में क्षारीय धातु ये मुलायम होती हैं। क्षारीय धातु मुलायम होती हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। अधिकांश धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, पारा, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं का नंबर 1, धातुओं का वायु के साथ दहन, यानी धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, धातुओं की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, या धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया, कुछ भी कह दो, बात एक ही है, समझ में आना चाहिए। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मूल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। देखो, जस्ता और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। पहले वायु के साथ अभिक्रिया देखो, बाकी एग्जाम्पल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। धातु प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट प्राप्त होता है। तथा मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक और देखो, Fe आयरन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या मिलेगा? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। एक और देखो, सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर Na2O, जल के सोडियम के 2 अणु, 2 और 2 4, यहाँ भी 4। ठीक, नेक्स्ट देखो, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई नंबर 1। नंबर 2 में अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। जो ऑक्साइड दोनों प्रकृति की होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, उन्हें हम उभयधर्मी कहते हैं।
ये अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। ये अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर AlCl3 क्या प्राप्त हुआ? लवण प्लस जल, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2 नहीं AlCl3 Cl3 आएगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल का निर्माण होता है। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड, या ऐसे एम्फोटेरिक भी कहते हैं। एम्फोटेरिक ये नाम भी आ जाए। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? या उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखो, धातु ऑक्साइड सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जैसे अपवाद में क्या है इसमें? सोडियम ऑक्साइड, अपवाद देखो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम NaO, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। जल में अघुलनशील, धातु ऑक्साइड सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। Na2O जल के साथ मिलकर के क्षार बना NaOH। और पोटेशियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट करें। पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, सोडियम पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण खुले में आग पकड़ लेती हैं, यानी वायु की उपस्थिति में ये आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सिल्वर व गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और सोना, ये अधिक ताप पर भी, इतना ताप पर भी, अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इन्हें अधिक ताप की जरूरत होती है, इनका गलनांक उच्च होता है। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या होता है? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। और एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। यह जो परत एल्यूमिनियम को संसारण से बचाती है, यानी संक्षारण, एल्यूमिनियम को संक्षारण, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, संक्षारण से, संक्षारण, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। इस प्रक्रिया को और मोटा करने की, इस प्रक्रिया को और मोटा करने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है, यानी एल्यूमिनियम पर परत चढ़ाने।
जिससे उसका संक्षारण ना हो। यह प्रक्रिया एल्यूमिनियम धातु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। ये मैंने उदाहरण में बताया था आपको पहले पिछली क्लास में, वही चीज़ है ये भी। नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज में धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल का प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर कर NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस साथ ऊष्मा निकलती है। देखो ऊष्मा ये कैसे निकल रही है, ये तो देखी तुमने कि समीकरण ऐसे हो रहा है, लेकिन जल के साथ कैसे कैसे, जल के साथ, ठंडे के साथ, गर्म के साथ, कई प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें। देखो नंबर 1 ठंडे जल के साथ, नंबर 1 ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3 भाप के साथ अभिक्रिया, नंबर 3 भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया। और नंबर 4 जल के साथ जो धातुएं अभिक्रिया नहीं करती, जल के साथ नो अभिक्रिया। जल के साथ जो धातुएं अभिक्रिया नहीं करती। ठंडे जल के साथ देखो, नंबर 1 पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैसे निकलती है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती हैं? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया देखो, Mg मैग्नीशियम की गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन निकलेगी तीनों में हाइड्रोजन गैस ही। फिर भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ गर्म जल के साथ केवल मैग्नीशियम ही अभिक्रिया करता है। भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, खास तौर पे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ही भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया कराने पर Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयरन की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब जल के साथ जो धातुएं अभिक्रिया नहीं करती वो कौन कौन सी हैं? लेड, कॉपर, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, धातुएं, गोल्ड धातुएं
जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती, यानी ये जो धातुएं हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये धातुएं जल से क्रिया नहीं करती, यानी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम व मैग्नीशियम। कैल्शियम व मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर सतह पर तैरती हैं। देखो कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैसे सतह पर तैरती है। वो ये मैंने पिछले बताया है आपको, ये वही वाली है कैल्शियम मैग्नीशियम जो बताई थी गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, आयरन ऑक्साइड, ये नंबर 4 जो अभिक्रिया नहीं करती। नंबर 3 धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, यानी निकालते हैं। धातुएं, इसमें अपवाद भी है एक, देखो धातुएं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकारक हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीकारक है। को ऑक्सीकृत कर, हाइड्रोजन ऑक्सीकारक है, उसको ऑक्सीकृत कर H2O बना देता है, यानी जल बना देता है, और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O और NO2 में अपचयित हो जाता है। देखो मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही HNO3 तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालते हैं, बाकी अन्य नहीं निकालते, अन्य जल ही बनाते हैं। अब एक्वारेजिया क्या होती है? देखो यह सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 का अनुपात 3:1 का मिश्रण होता है। HCl HNO3 का अनुपात 3:1 होता है एक्वारेजिया में। यह गोल्ड को गलाकर ताज़ा मिश्रण होता है, यह गोल्ड को गला सकता है। एक्वारेजिया का मिश्रण यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती कि एक्वारेजिया द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक, द्रव होने के कारण प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, यानी जो गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकें, इसमें इतनी पावर है। लेकिन सिंगल HCl या HNO3 इनमें किसी में सिंगल में कोई पावर नहीं है। दोनों को अगर मिला दिया जाए 3:1 में तो एक्वारेजिया बन जाएगा। इस एक्वारेजिया में इतनी पावर होगी कि यह गोल्ड और प्लेटिनम को दोनों को गला देगा।
नंबर 4, धातुओं की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु की लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? देखो, धातु लवण के विलयन के साथ मिलकर के अभिक्रियाशील श्रेणी मैंने आपको बताई थी पिछले चैप्टर में, एसिड बेस वाले में। धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। जैसे FeCuSO4, FeSO4 सक्रियता श्रेणी में, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा। आयरन कॉपर को विस्थापित कर CuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर SO4 को अपने साथ जोड़ लेगा, यानी FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा, साथ कॉपर को विस्थापित कर देगा। आयरन ने विस्थापित कर दिया कॉपर को। ये है धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जैसे बताई थी मैंने, विस्थापन अभिक्रिया वही प्रक्रिया है ये। एक और एग्जांपल देखो इसका, FeSO4 की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है। सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है आयरन से कम सक्रिय है, इसलिए ये जिंक आयरन से अधिक सक्रिय है। जिंक आयरन से अधिक सक्रिय है, इसलिए ये आयरन को विस्थापित कर देगा। ZnSO4 जिंक आयरन को विस्थापित कर ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, साथ में आयरन को विस्थापित कर देता है। सक्रियता श्रेणी देखो, बताई थी पहले ही मैंने, एक बार और देखो। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। देखो, इस सक्रियता श्रेणी में रेड पेन लूं, ऊपर की ओर तो है अधिक सक्रिय, ऊपर जो धातु है वो अधिक और नीचे हो जाते हैं कम, ये कम सक्रिय हैं। अधिक सक्रिय से नीचे आने पर, जिसमें जितने हम इसमें नीचे आएंगे तो नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस होते हुए भी ये सक्रिय श्रेणी में मध्य में आती है। ये धातुओं में इसकी गिनती होती है अपवाद में। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद करने के लिए मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी एक, PSC का माजिल हाई कोर्ट में सो गया। PSC का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, माजिल देखो, PSC का माजिल, PSC का माजिल
हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं सो गया, सो, हाई कोर्ट में सो गया, ये बच गया, हाई कोर्ट में सो गया सिल्वर और गया गोल्ड, ये बच गया टेनिस में। इसको बीच में याद रखना। जे आयरन और लेड के बीच में क्या है? टिन। ये आपकी सक्रियता श्रेणी। आज आपको इतना ही। कल से बताएंगे आपको अधातु क्या होते हैं, उनके कुछ गुणधर्म भी। आपको वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी ये, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपको ऐसे ही क्रम से बढ़ाता रहूँगा। इसमें और भी नया ऐड करने की सोच रहा हूँ कुछ।